तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब लोग एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कुछ लेक्चर्स में देख लिया था कि कैसे-कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इसकी हमने डेफिनेशंस देख ली थी। सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है और हमारे को प्रिंसिपल बेस्ड होती है और प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में मदद करती है हमारी। फिर हमने नेचर देख लिया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या नेचर होता है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, फिर हमने लिमिटेशंस देख लिए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, ठीक है? फिर हमने कुछ देखा था कि एक आईएफआरएस भी होते हैं जो कि हमने बाहर के स्टैंडर्ड्स होते हैं ड्यू टू इंटीग्रेशन लाने के लिए और सिंगल सेट ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस अकाउंटिंग की करने के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो कि ग्लोबली वैलिड हो सबके लिए एक जैसे हों। ठीक है? फिर हमने देखा था कि ये आईएफआरएस तो आ गए, अब ये आईएफआरएस को बनाता कौन है? तो ये हमने देखा आईएएस भी हमारा आईएफआरएस को इश्यू करता है, ठीक है। फिर हमने कुछ देखा था कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर हमने इंड एस के बारे में देखा था कि इंड एस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि अडॉप्टिंग आईएफआरएस हमने क्या किया, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, हमने आईएफआरएस को उठाया और उसमें कुछ लॉज मतलब लोकल लॉज की एडजस्टमेंट्स करी और कुछ नाम चेंज करें और सीधा अपने इंड एस बना के चिपका दिया, जिसका मैंने नाम दिया था आपको हैशटैग जुगाड़ू इंडिया, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए थे कि ये इंड एस के, फिर हमने कुछ डिफरेंस देख लिए थे कि एएस और इंड एस के बीच में क्या डिफरेंस होंगे, कि ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ये सलमान खान है हमारा, जो एएस है हमारा सलमान खान है और जो हमारा सॉरी जो हमारा इंड एस है वो हमारा नागिन की तरह है, वो टाइम के साथ साथ अपने वो बदलता है, वो टाइम के साथ साथ अपने रूप रंग बदल लेता है और क्या कहना चाहता है जो कि मतलब लॉजिकली सही हो वो चीज़ वो कहता है, मतलब जैसे फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करना चीज़ों को, वो ये कहता है लॉजिकली चीज़ों को सोचता है। और ये जो एएस है ये रूल बुक की तरह चलता है एकदम, कि जो इसमें लिख दिया वो सच है तो वो उसी की मानेगा। ये एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी ये उसी की सुनता है बस। ठीक है, फिर इसने बताया कि इंडिया जो है वो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे चलता है और जो हमारा एएस है वो हमारा हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट पे चलता है, कि पुरानी कॉस्ट उठा के देखते हैं। तो अब हम आज इस लेक्चर में हम क्या चालू करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब किस बेस पे अकाउंटिंग होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के। चलो चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहला मेथड होता है अकाउंटिंग करने का कैश बेसिस अकाउंटिंग। देखो ये साफ साफ ये मेथड खुद ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ देखें। जो कैश में आएगा या कैश में जाएगा सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करूंगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है भैया जो कैश में आएगा जो कैश में जाएगा मैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करूंगा, बाकी मुझे तुम्हारे मैचिंग कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, याद करो, दिमाग में जोर डालो थोड़ा सा। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि इस साल की इनकम और इस साल के खर्चे को इसी साल में रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि अब चीज़ों को डेफर कर रहे हो आप या फिर इधर से उधर कर रहे हो चीज़ों को। जिस साल का वो खर्चा है और जिस साल की उससे इनकम बनी है उसी साल में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, याद करो कि शाहरुख खान पैसे ले गया या विराट कोहली पैसे ले गया, तो हमने उसको अलग अलग साल में लेके चले गए। तो सही तरीका क्या था, हमने हर साल 80-80 हज़ार रुपये चार्ज करे थे, 5 साल में हमारी रिकवरी होनी थी। तो हमने क्या किया था, उसके खर्चे को 5 साल में 1 लाख रुपए को हमने 5 से डिवाइड करके 20-20 हज़ार रुपये हर साल हमने चार्ज करे थे। ऐसा नहीं कि पहले साल ही हमने पूरे 1 लाख पीएल में चार्ज कर दिए, ठीक है। देखो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। आप एक बार गो थ्रू करना, सारे लेक्चर्स को गो थ्रू करना, पूरे यूट्यूब पे फ्री फ्री में लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से आपको अकाउंट्स समझ में आएगी, आपके खून के अंदर जाएगी अकाउंट्स। और ना अच्छी लगे तो आप इस वीडियो पे आके वापसी कमेंट कर सकते हो मुझे कि मुझे मज़ा नहीं आया। तो और देखो कमेंट कर रहे हो तो ये भी कमेंट करना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँ। चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, देखो। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन बीइंग रिसीव्ड और पेड बेसिस ओनली। मतलब पैसा आएगा या पैसा जाएगा, मतलब हाथ से पैसा जा रहा है या फिर हाथ में पैसा आ रहा है, कैश नकद नकद, नाम ही बता रहा है नकद नकद, आएगा और जाएगा तभी रिकॉर्ड करूंगा, बाकी मेरे आंख बंद है, आप कुछ भी करते रहो।
आप दुनिया की कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर लो, अगर उसमें पैसा मेरे पास आ गया या मेरे से चला गया, तो ही मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। ये हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। प्रीपेड, एडवांस, एक्रूवल इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये तो सबको भूल जाओ। देखो, जब तक पैसा आएगा ही नहीं या जब तक पैसा देना जाएगा नहीं, तो अगर मान लो पैसा चला गया तो आउटस्टैंडिंग किस बात की? जब पैसा दे ही दिया तो आउटस्टैंडिंग तो बनेगी ही नहीं। प्रीपेड, मान लो पैसा आ गया तो पैसा आ गया ना, पैसा जब आ गया हमने तभी रिकॉर्ड कर लिया। तो प्रीपे हमने किया है या प्रीपे हमको हुआ है, तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं कैश बेसिस को। ये कहता है भाई पैसा गया ना तो रिकॉर्ड कर ले, पैसा आ गया ना तो रिकॉर्ड कर ले। सिंपल सा लॉजिक ये लगाता है, बहुत सिंपल इसकी अकाउंटिंग होती है कि पैसा जब जा रहा है या आ रहा है, बस इतना देख लो, बाकी आपको कोई लेना देना है ही नहीं कैश बेसिस में। ठीक है। अब कैश बेसिस की कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, भाई इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आपको ना आउटस्टैंडिंग की टेंशन, आपको ना एडवांस की टेंशन, आपको ना प्रीपेड की टेंशन, आपको ना किसी बात की टेंशन। आपको बस ये देखना पैसा क्या मेरे पास आ गया तो रिकॉर्ड, नहीं चला गया तो रिकॉर्ड, बस खत्म। फ्यू जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड। अब भाई जब तुम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे ट्रांजैक्शन को, जब पैसा आएगा रिकॉर्ड करोगे, जाएगा रिकॉर्ड करोगे, तो काहे की जजमेंट? जजमेंट तो हम वहाँ लगाते हैं ना कि क्या मुझे ये पैसा रिकॉर्ड करना चाहिए था, वहाँ लगेगी ना जजमेंट कि क्या ये इस साल का पैसा है या अगले साल का पैसा है। लॉजिक लॉजिक जब तक आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा तभी तो उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगी ना किसी चीज़ की। जब आपको सोचना ही नहीं है, आ गया तो रिकॉर्ड कर लो, चला गया तो रिकॉर्ड कर लो, तो उसमें जजमेंट का तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए इसलिए बहुत सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। देखना आप जब जब अकाउंटिंग करोगे तो कितना मजा आएगा, कुछ होगा ही नहीं क्वेश्चन में। चला गया तो देखेंगे, आ गया तो देखेंगे, बस सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। suitable to enterprises where most of the transaction are on cash basis, मतलब ये उनके लिए सही है जिनकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन है कैश बेसिस में होती है। मतलब ऐसा कोई बिजनेस है, मान लो कौन सा बिजनेस माने जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है? मान लो एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आप उधार देते ही नहीं हो, आप सिर्फ कैश में धंधा करते हो, तो कैश ही आ रहा है, कैश ही जा रहा है, आपका कोई उधार उधार का सिस्टम ही नहीं है। आप अपने वेंडर्स को भी आप कैश में पे करते हो, कैश में ही उनसे माल लेते हो और कैश में ही उनको पे कर देते हो। तो ठीक है ना, आप आपके पास कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कोई कोई खर्चा ही, मतलब कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, आपके बिजनेस के नेचर में ही नहीं है वो सोचना। तो इसलिए आपके लिए ये बेस्ट होगा, ये आपके लिए कैश बेसिस सूटेबल रहेगा एकदम। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि जब कोई चीज़ एडवांटेज होती है तो उसकी ज़रूर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। तो देख लेते हैं कि कैश बेसिस की क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। जाहिर सी बात है भाई, जब आप कैश बेसिस कोई रिकॉर्ड कर रहे हो कि पैसा जब आ गया या फिर चला गया, तब आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप तो बिल्कुल अकाउंटिंग के रूल्स को, अकाउंटिंग के बेस को ही झूठा ठहरा रहे हो। आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि जिसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं हम? कि सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। तो आप सही का मतलब क्या होता है? मान लो किसी ने आपको पहले पैसा दे दिया, आपने तो उसको अपने आपने तो मान लो नहीं, मान लो आपको पैसा नहीं मिला, तो बट आपकी इनकम तो जनरेट हो गई ना, आपको उस पे पैसा तो आ जाएगा ना, राइट तो आ गया ना, तो आपको रिकॉर्ड करना बनता है उसको। लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा क्योंकि अभी तक उसका उसने पे नहीं किया है। तो पे नहीं किया है तो भाई इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो तुम्हारा पैसा नहीं है। तो पैसा तो तुम्हारा ही है ना, कायदे से तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए था। तुमने नहीं किया क्योंकि तुम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। तो ये एक सही पिक्चर नहीं देता। मान लो आप 31 मार्च को खड़े हो, आप 31 मार्च को खड़े हो और आप पे 10 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया, 10 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया 31 मार्च को 2024 में, 31 मार्च को। अब अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब साइन हो गया, आपके सारी टर्म्स एकदम मतलब जस्टिफाई हो गई और अप्रूव हो गई और साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट पे। अब मान लो आपने कुछ परफॉर्मेंस भी कर दी, आपने कुछ डिलीवर भी कर दिया उसको, और अब आपकी बस पेमेंट आनी थी। लेकिन क्या हुआ कि वो 31 मार्च तक पेमेंट नहीं आई,
वो आई एक 1 अप्रैल को पेमेंट आई। अब आप बुक्स बना रहे हो 31 मार्च को, तो अगर आप कैश बेसिस के हिसाब से चलोगे तो पैसा तो अभी आया नहीं, 1 मार्च को आएगा पैसा। तो आप तो इस 31 मार्च को जीरो इनकम दिखाओगे अपनी, जीरो, कि भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन कायदे से आपका क्या कहता है, आपका जो लॉजिक कहता है वो कहता है भैया आपकी 31 मार्च को इनकम हो तो गई थी ना, आपने परफॉर्मेंस भी पहले दे दी, आपने मतलब उसको जो सामान देना था वो भी पहले दे दिया, आपकी लायबिलिटी भी खत्म हो गई और आपने उस पैसे को अर्न कर दिया, आपने उस पैसे पे अपना हक जमा लिया। तो अब हक जमा लिया तो आपको ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो यूजर्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं आ पाएगी चीजें। आगे देखते हैं। डज नॉट फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट का तो ये कहता है भाड़ में जाए, ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट ऐसी तैसी कराए, मुझे कोई मतलब नहीं है मैचिंग कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, अब एक कैश बेसिस अकाउंटिंग तो हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं कुछ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब भाई साहब ये क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है कैश बेसिस कह रहा है कैश में रिकॉर्ड करो, तो ये कह रहा होगा एक्रू। एक्रू मतलब जब ड्यू हो गया या एक्रू हो गया तब रिकॉर्ड करो। देखो अब ये क्या कहता है, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एंटर्ड, मतलब जब हम जब वो ट्रांजैक्शन हो गई, आपको कैश से लेना देना नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, मतलब ट्रांजैक्शन बीत गई, वो इवेंट हो गया, तो आपको रिकॉर्ड करना है, कैश जाए भाड़ में, ये कहता है। व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड सर पेड और नॉट, मतलब कैश मिला हो या कैश नहीं मिला हो, मतलब कैश मिल गया हो या कैश नहीं मिला हो, आपको उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। आपको क्या मतलब होना चाहिए कि क्या ट्रांजैक्शन हो गई है, क्या मेरे पास हक आ गया है, तो बस आपको कोई लेना देना नहीं है कि कैश से क्या, उसकी कैश की क्या वो चल रही है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, 31 मार्च को आप पे हक आ गया था ना, कि 31 मार्च को वो चीज आपकी इनकम थी। अब लेकिन उसने 1 अप्रैल तक वो पेमेंट नहीं हुई, तो भाई नहीं हुई से तो हमें लेना देना नहीं है। हम 31 मार्च को उस इनकम को अपनी इनकम दिखाएंगे कि भैया हमको इतने की इनकम तो हो गई है ना, क्योंकि हमने सारी चीजें अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब अपनी ऑब्लिगेशन खत्म कर दी अपनी साइड से, और सारी चीजें डिलीवर कर दी, तो अब वो उस पैसे पे हमारा हक है। तो ठीक है, हमें समझ आ गया, एक्रूवल कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन देयर एक्रू। भाई जब एक्रू होंगे, एक्रू का मतलब क्या होता है, एक्रू का मतलब जब वो एक्रू हो गए, मतलब वो उनके पास उनकी एसेट हमारे पास, मतलब हमारी या तो लायबिलिटी बन गई या हमारे एसेट बन गए, मतलब कि हमारे को देना बनता है या फिर लेना बनता है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन होती है तो वो एक्रू में आ जाती है कि भैया अब ये इनकम हमें लेना बन रहा है, एक्सपेंस हमें देना बन रहा है। तो अगर इन दोनों में से जो भी इवेंट होगा, वो जैसी अराइज होता है, जैसी वो जनरेट होता है, वैसी एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इसको अब रिकॉर्ड कर लो, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस हमारे एक्रूवल कॉन्सेप्ट के। मोर साइंटिफिक देन कैश बेसिस। देखो जाहिर सी बात है, क्या लॉजिकल लग रहा है, आप खुद सोचो दिमाग लगा के कि आपके हिसाब से, आप एक यूजर हो तो आपके हिसाब से कौन सा मेथड ज्यादा लॉजिकल है। आपको समझ आएगा कि भाई कैश बेसिस तो पागल बना रहा है, हमारे पास हक आ चुका है उस चीज का, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो उसको क्या दिक्कत है हमारी इनकम बनाने में। अगर वो इनकम बना रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट है, वो हमारा साइंटिफिक है, वो लॉजिकल है, उसके पीछे लॉजिक है। शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस एक्रूड। भाई इनके बिना तो अकाउंटिंग ही अधूरी है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस एक्रू, इनके बिना तो अकाउंट्स ही अधूरी है भाई। ये तो हर बिजनेस की जान होते हैं, ये चीजें तो हर बिजनेस की जान है, ये तो होती ही होती है हर बिजनेस में। तो इसके बिना
तो हमारा अगर सिर्फ लेन देन का हिसाब रखना होता तो हम तो प्लस माइनस करके हिसाब रख लेते। वो तो सालों से रखते हुए आए हैं हम। जो लाला की दुकान पे चलता है, प्लस ये माइनस ये, प्लस ये माइनस ये, प्लस ये माइनस ये। तो ये हिसाब रखना तो बच्चों का खेल है, ये तो कोई भी कर ले, तो हमारी क्या जरूरत है इसमें। तो इसलिए ये कंप्लीट पिक्चर दिखाता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि क्या कंप्लीट पिक्चर है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है। रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि भैया क्या मतलब सही पोजीशन है, एक्चुअल में क्या पोजीशन है, कितना लेना बन रहा है, कितना देना बन रहा है, ये एक्चुअल पोजीशन दिखाएगा आपकी, अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो। ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। देखो वही बात, फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। नॉट अ सिंपल एज कैश बेसिस अकाउंटिंग। ये तो जाहिर सी बात है भैया, इतना सिंपल नहीं होगा। हमें हिसाब रखना पड़ेगा, हमें एस्टिमेट्स लगाने पड़ेंगे कि क्या इनकम ये कहाँ कौन से साल की है, क्या हमें किस साल में लेके जानी चाहिए, क्या ये लॉजिकल है, ये सारी चीज़ों का हिसाब लगाना पड़ेगा। तब जाके हम इसको कर पाएंगे, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट को, अक्रूवल अकाउंटिंग को कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपको भी सोच के लग रहा होगा कि यार उसमें तो बस इतना ही देखना है ना, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, ये हमें सिर्फ देखना है कैश अकाउंटिंग में। लेकिन इसमें आपको कई चीज़ों का हिसाब लगाना पड़ेगा, कितना प्रीपेड आ गया, कितना आउटस्टैंडिंग रह रहा है, और ये सारी चीज़ें भी आपको अकाउंटिंग में लेनी पड़ेगी, तब जाके ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो पाएगी। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। ठीक है। टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स टू गेट करेक्ट अकाउंटिंग पिक्चर। देखो ये क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कि अकाउंट मतलब, ये क्या करता है, टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स, मेहनत लगती है इसको, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को करने में मेहनत लगती है, तब जाके ये करेक्ट अकाउंटिंग पिक्चर आती है आपके सामने। एक सेकंड देना मुझे। तो ये टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं इसको करने में। ठीक है, तब जाके करेक्ट अकाउंटिंग पिक्चर हमारे सामने निकल के आती है। अब देखते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन, अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं अक्रूवल एंड कैश बेसिस के बीच में। अक्रूवल और कैश बेसिस के बीच में अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि भैया क्या डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। और जाहिर सी बात है, डिफरेंस मैं आपको सारे बता चुका हूँ। बस ये क्या है, एक आपके कि आप मेमोराइज कर लो चीज़ों को, आपके सामने एक एक क्लोज पिक्चर में आपके पास पूरा वो आ जाए समरी, वो है आपके डिफरेंस। देखते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है अक्रूवल में, बोथ कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। मतलब हम अक्रूवल अकाउंटिंग में कैश बेसिस को तो कंसीडर करते ही करते हैं, अक्रूवल बेसिस को भी कंसीडर करते हैं कि भैया जो कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना हमने पहले दे दिया, एडवांस दे दिया, कितना प्रीपेड है, ये सारी चीज़ें हम इसको कंसीडर करते हैं अक्रूवल बेसिस में। और कैश बेसिस में ये तो भाई आंखें बंद कर लेता है, ये कहता है कैश आ गया तो खोलूंगा, नहीं आया तो बंद कर लूंगा, आएगा आएगा तो खोलूंगा, जाएगा तो खोलूंगा, बस ये इतना कहता है। ये बाकी तो कुछ देखता ही नहीं है, आगे पीछे की बातें। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्रूवल बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा, करेक्ट पिक्चर निकल के आएगी कि भाई ठीक है, हाँ कितना बच रहा है, कितना देना है, कितना मतलब कितने हमारी इनकम हो चुकी है, कितना हमें लॉस हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमारे को एक्चुअल में पता चलेगी। ये इनकरेक्ट पिक्चर देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यार जब ये कैश की ट्रांजैक्शन कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है इनकरेक्ट पिक्चर निकाल के देगा। टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, देखो यहाँ यहाँ सीए का काम आ गया, यहाँ सीए का काम आ गया कि भैया टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि क्या ये इस साल की इनकम है, क्या ये अगले साल की इनकम है, इसमें एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे ना, कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे, कुछ देखना पड़ेगा कि हाँ भैया क्या सही है क्या गलत है, ये दोनों चीज़ों को अंतर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, इसमें नहीं है। इसमें तो एक एक बच्चे को भी सिखा दो ना मैं कि कैश आएगा तो लिख लियो, कैश जाएगा तो लिख लियो, तो वो भी कर सकता है ये। ठीक है। अब इसकी कुछ लीगल पोजीशन देखते हैं कि लीगली क्या इसकी पिक्चर है।
रिकॉग्नाइज बाय लॉ अंडर द कंपनीज एक्ट। ये जो एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसको हम हमारे लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। ये एक एक्ट है जहां पर इसको लिख रखा है कि ये अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए। नॉट रिकॉग्नाइज, इसको किसी ने नहीं बोला। ये अकाउंटिंग को तो जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना करो। इसको लॉ ने भी नहीं बोला कि भैया ये अकाउंटिंग करनी नहीं है, ये तो बेकार की अकाउंटिंग है, ये बस छोटे मोटे खाते रखने के लिए ठीक है, लेकिन उससे ऊपर इसकी उड़ान नहीं है। आगे देखते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब लोग इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। हाईली एक्सेप्टेबल भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो एक्रूवल लगाना पड़ेगा, एक्रूवल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो हाईली एक्सेप्टेबल है। और ये नॉट एक्सेप्टेबल, भैया कोई नहीं, अगर किसी को बता दोगे गलती से मैंने कैश बेसिस में अकाउंटिंग करी है, वो कहेगा भाई चला जा, इसमें पता नहीं कितनी सारी गलती होगी। रिलायबिलिटी, भाई मोर रिलायबल, जाहिर सी बात है मोर रिलायबल तो होगा ही होगा। अगर अकाउंटिंग अकाउंट्स के प्रिंसिपल के हिसाब से चला होगा, एक्रूवल फॉलो करा होगा, सारी चीज़ें फॉलो करी होगी, तो बिल्कुल रिलायबल होगा। लेस रिलायबल, भाई ये तो कुछ फॉलो ही नहीं करता, इसको तो छोड़ ही दो। सूटेबिलिटी, मोर सूटेबल सिंस इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के तो ये नेचर है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ये सब तो हर बिजनेस में होता ही होता है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब होता ही होता है बिजनेस में। तो ये कॉन्सेप्ट तो कैश कॉन्सेप्ट तो उसको कवर ही नहीं करता, तो भाई ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमारा सबको कवर करता है। तो ये ज़्यादा सूटेबल हुआ ना लोगों के लिए और सब हमारे बिजनेसमैन के लिए कि भैया ये सारे एस्पेक्ट्स कवर कर ले रहा है, जो जो केस बन सकते हैं एक बिजनेस में ये उनको कवर कर ले रहा है। ठीक है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूवल और एडवांस टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये भैया कंसिडरेशन में आएंगे, ये नहीं आएंगे कैश बेसिस में, सिंपल सी बात है, खत्म। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है यहाँ पर। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो आपके अगली क्लास में क्वेश्चंस की वीडियोस आ जाएगी, वो आप देख लेना। और तब तक के लिए मिलते हैं। और आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ वो करना है, शेयर करना है। जैसे मैंने कहा योर लाइक्स एंड कमेंट इज़ माय मोटिवेशन फॉर द वीडियोस, और वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।